दुरूद शरीफ पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लें। क्वेश्चन 7 पढ़ लें, करता हूं मैं बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 7। जो अभी तक कैलकुलेशंस कर रहे थे ये उससे थोड़ा डिफरेंट नेचर का है, लेकिन चलें, लर्निंग चल रही है जी। अच्छा, सर उसमें डिडक्शन तो लिखा हुआ है डोंट स्टाफ, तो हम जब डोंट रिसीव बट डेबिट कैश क्रेडिट, उसमें जब इंटरव्यू पे होती है उसमें लोन क्रेडिट हुआ है, इसमें वैसे कुछ नहीं करना, कैश वापस आ गया अकाउंट में। इस टेबल में लोन टू स्टाफ की जो अमाउंट लिखी हुई है 13,000, इसकी बात कर रहे हैं ना। इससे ऊपर क्या लिखा है? ये वो है जो डिडक्शंस किए हैं, एडजस्ट किया है, मजीद नहीं लोन दिया। जी जी, वो एडजस्ट किया है। डिडक्शन लिखा तो हुआ है उसमें, ये डिडक्शंस हो रही हैं तो पुराना लोन एडजस्ट हो रहा है। है जी, हाँ। आप पूछें। जो कल सवाल में एडवांस क्रेडिट किया था वो समझ आ गया? तो ये लोन टू एम्प्लॉय की बजाय एडवांस एम्प्लॉय कर लें। एडवांस भी एम्प्लॉय को दिया होता है, लोन भी दिया हुआ है, तो वो एडजस्ट हो रहा है, उसके पैसे काट रहे हैं हम तनख्वाह से, तो ये एडवांस एडजस्ट होने की तरह की चीज है जी। उसकी सैलरी में से डिडक्ट हो रहा है ना। हमने पैसे उसको सारे देने होते तो कैश क्रेडिट होता, थोड़े पैसे एडजस्ट करके बाकी देने हैं तो वो एडवांस क्रेडिट हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कहाँ है पढ़ने को?
यार ये क्या छेड़छाड़ कर रहे हैं रिमोट के साथ, क्या एसी का क्या करना है? क्वेश्चन 7 कहा था पढ़ने को? तो 28 है। ये है नहीं, करो ना आप। जो पढ़ रहे थे आखिरकार पढ़ लिया होगा। मुश्किल है। है जी, क्या हुआ? कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, मुश्किल सवाल है, ठीक है, बिल्कुल मुश्किल है। मैंने कल भी एक बात समझाने की कोशिश की थी कि आप जब वो जो मैंने नंबर 3 लिख के दिखाया था कल इसी क्लास में, डॉटेड 3 लिखा था, फिर उस पर ये जो चैप्टर पढ़ा देना है, मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज लेक्चर नोट्स में लिखा देता हूँ। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिस से सीखते हैं, क्योंकि बहुत कुछ, सारा कुछ कम्प्लीटली 100% बगैर सवाल के नहीं लिखाया जा सकता। बेसिक बल्कि बेसिक नहीं, काफ़ी एडवांस लेवल के सब नोट्स बनवा देता हूँ। उसके बाद भी आपकी लर्निंग चल रही होती है। अब ये जो क्लास में मैं सवाल करता हूँ वो मैंने किया होता है, आप घर जाके वो दोबारा किया करें, फिर होमवर्क किया करें। ये जो क्लास वर्क घर जाके दोबारा करना है, होमवर्क सॉल्व करना है, और उसमें गलतियां होंगी, लेकिन जैसे ख़ासतौर पे ऑनलाइन वाले लोग, जिस तरह से मुझसे ऑनलाइन वाले बच्चे सोल्यूशन की पिक्चर्स दिखा के सवाल पूछ रहे होते हैं, मुझे आपके सवालों से आइडिया हो जाता है कि सवाल आपने किया नहीं है, आप सोल्यूशन देख रहे हैं, और सोल्यूशन में जिस तरह से लिखा हुआ है आप वो चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप सवाल किया करें, पूरा सॉल्व हो। जो जहाँ बैठे हुए जिंदा लोग हैं, ये भी सवाल पूरा सॉल्व किया करें, क्योंकि अगर आप सवाल सॉल्व नहीं करते और आप पीछे सोल्यूशन देख लेते हैं तो आपके दिमाग ने ज़रा भी स्ट्रेस नहीं लिया, जबकि पेपर में बैठे होगे आपके पास नहीं होगा सोल्यूशन। अभी सुबह ही ना वो 2 बच्चे आए थे, एक एक करके, दोनों का कॉमन मसला था, 2 कह रहा हूँ। मसला क्या था, और ये अमूमी मसला होगा, इसलिए मैं उन लोगों के एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ कि बहुत पढ़ा था और बहुत मेहनत की थी, लेकिन पेपर नहीं, पता नहीं क्यों नहीं पास हुआ। बहुत पढ़ा था, घर वाले भी कहते हैं कि बहुत मेहनत की थी। जब उसकी डिटेल पता चली, तो डिटेल पूछी मैंने, तो पता यह चला कि क्लासेस के साथ साथ नहीं पढ़ता था और होमवर्क नहीं किया, टेस्ट कभी नहीं दिए, लेकिन अगस्त का महीना बहुत पढ़ा था, बहुत मेहनत की थी। और नहीं, बात हंसने की नहीं है, बात ज़रा आप अपने पे अप्लाई करके देखिएगा। अब उसमें ना इससे नुकसान क्या है, आप इसको ऐसे समझिए कि अगर खाना आप हफ्ते में 6 दिन ना खाएं और उसके बाद 7वें दिन आप कहें कि अब संडे को मैंने कुछ नहीं करना, सिर्फ खाना खाना है और खूब खाना खाना है,
और 100% कैपेसिटी पे, बल्कि आंतें भी साथ ही भर लेनी है, सारा कुछ बिल्कुल फुल कैपेसिटी पे और सारा दिन खाते रहना है, तो ये काफी होगा। अब देखने में बहुत खाया होगा तो सेहत भी उसके हिसाब से बननी चाहिए। नहीं, पूरे हफ्ते में खाएंगे थोड़ा थोड़ा जितना जरूरत है तो उसका असर भी हो रहा होगा। लेकिन अगर एक ही दिन सारा खाने की कोशिश करेंगे तो असर तो वो उतना ही देगा, बल्कि असर क्या, वो नेगेटिव हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा और बीमारियां लग जाएंगी। तो जब एक चीज की कोई रेगुलर तरतीब बनाई जाती है तो वो इसीलिए बनाई जाती है कि वो एक वक्त में नहीं कर सकते। मैं ना एफएससी में था तो शरीफ बच्चा ही, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने का कोई शौक नहीं था, मैथ्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ा, तो समझ ही नहीं आती थी केमिस्ट्री। तो जो सेकंड ईयर के पेपर थे, मैंने एग्जाम से पहले 2-3 दिन छुट्टियां थी, इन 2-3 दिन में मैंने सारी किताब याद कर ली, टेक्स्ट बुक की सारी बुक याद कर ली अच्छी तरह, 2-3 दिन में मुझे सब याद हो गया। लेकिन जब पेपर आया तो सब इधर उधर हो चुका हुआ था, है नहीं, कुछ भी नहीं याद आ रहा था। वो जो क्वेश्चन बनानी होती थी वो मैं अपनी मर्जी की जो समझ आता था क्वेश्चन बता देता था अपनी मर्जी की। वो केमिस्ट्री में काम होता था, केमिकल इक्वेशंस बनानी होती थी, तो वो केमिकल लोचा दिमाग में था, तो इक्वेशंस क्या बनानी थी। तो अब पढ़ने को सारा पढ़ लिया था और याद भी कर लिया था, लेकिन दिमाग की भी एक कैपेसिटी होती है। तो अगर एक चीज इस तरह से बनाई गई है कि आप 4 महीने में थोड़ा थोड़ा रेगुलर करके पढ़ रहे हैं, और टेस्ट इसलिए रखे गए हैं, होमवर्क इसलिए रखा गया है कि जितना दिमाग की कैपेसिटी है, जितना थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो फायदा होगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि आपने वो सारी कमी फरवरी के महीने में पूरी कर ली, तो वो आप शायद ऑन पेपर्स पढ़ रहे होंगे, घर वालों की नज़र में आप खूब मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन आपका दिमाग उसमें से रिटेन करने की बजाय और परेशानी का शिकार हो जाएगा, और कुछ नहीं तो तबीयत तो खराब हो ही जाएगी। तो इसलिए अगर होमवर्क कहता हूं करने को बेटा, तो साथ साथ किया करें। अगर आप मैट्रिक इस तरह से कराए हैं, बल्कि अब तो मैट्रिक वैसे ही हो जाता है एफएससी भी ऐसे ही हो जाती है। लेकिन फिर भी जब इंसानों की तरह भी होता था, फिर भी एक एटीट्यूड ये होता था कि आखिरी 2-3 महीने में पढ़ के, 1 महीना पढ़ के अच्छा खासा रिजल्ट आ जाता था। लेकिन हर दफा ऐसे नहीं चलेगा, तो होमवर्क आप सब लोग किया करें। और जो उससे पहले बात बता रहा था, जब मैं क्लास में सवाल कराता हूं ना, तो ये कुछ शक्लों से मेरी ऑब्जर्वेशन है, जरूरी नहीं इस सेक्शन की, हर सेक्शन में हर नस्ल के बच्चे की तरह के होते हैं। वो ऑब्जर्वेशन ये है कि जब मैं कोई सवाल मुश्किल करा रहा होता हूं तो आप अपना दिमाग वहीं छोड़ के बंद कर देते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो मुझसे पेपर में नहीं होना था, ये तो मेरे से नहीं हो सकता था, ये तो इम्पॉसिबल सवाल है। आपने अपना दिमाग सीखने के लिए बंद कर दिया। ये टेस्ट नहीं हो रहा है, और ऐसा हरगिज नहीं है, ना मैंने ऐसा दावा किया है कि आप एक दफा लेक्चर नोट सारे चैप्टर इधर पूरा हुआ, उधर आप इस चैप्टर के परफेक्ट मालिक बन गए, जिस तरह का मर्जी सवाल आ जवाब कर लेंगे। नहीं, लेक्चर सिखाना, क्लास में सवाल करना, होमवर्क करना, टेस्ट करना, मिड टर्म असेसमेंट्स, ये सारा लर्निंग का प्रोसीजर चल रहा है। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपने अभी जो लेबर में पढ़ा है अब आप आगे जाके अगर दोबारा नहीं भी पढ़ें, ओवरहेड आगे जाके मतलब अगले चैप्टर्स के अंदर, लेकिन आप फिर भी देखेंगे कि वो हल्की आंच पे पकता पकता वो कॉन्सेप्ट्स आपके बेहतर होने लग गए होंगे, क्योंकि आपको ओवरऑल सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग मिलनी शुरू हो गई होगी। तो ये सारी मेहनत मिलकर फिर जाके फरवरी में आप इस काबिल होते हैं कि मार्च में पेपर दे सके। तो अगर आप अभी होमवर्क खुद नहीं करेंगे और इस डर से कि पता नहीं मुझसे होगा नहीं, तो फिर आपसे पेपर में भी नहीं होगा। आपको जैसा तैसा समझ आया करें, सवाल सॉल्व किया करें, ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा दोबारा कर लेना, लेकिन अभी गलत करना बेहतर है पेपर में गलत करने से। तो आप अभी जो मैं सवाल कराने लगा उनकी तमहीद इसलिए बांधी है कि ये आपको बहुत मुश्किल लग सकता है, तो क्या सीख रहे हैं। और मैं इसमें जो कराऊंगा ना, आप सवाल करने के बाद आपको अंदाजा हो ही जाएगा, कुछ भी नया नॉलेज नहीं होगा, ये होगा सब वही जो अब तक पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन होगा एक डिफरेंट एंगल से। इंग्लिश थोड़ी डिफरेंट होगी, और उसको प्रोसेस करने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल लगता रहेगा। इसकी मिसाल एक और तरीके से बताता हूं, जब आप कल नहीं हुई थी बात, रास्ता जो भी लोकेशन मैप वगैरह जो भी बनता है, चलो अब तो टेक्नोलॉजी है, गूगल मैप तो सत्यानाश करना था कर दिया मेमोरी का, लेकिन आप जहां रोज आना जाना है, कॉलेज है, जहां भी एकेडमी जिस तरह भी है, उसका कोई एक रास्ता आप रेगुलर यूज करते होंगे। लेकिन अगर वो रास्ता बंद हो गया, कोई मसला था, कोई मैच का मसला था, कोई और इशू था, तो बस वापस वहां से जा ही नहीं सकते, और कोई हल ही नहीं है। अल्टरनेटिव हल होगा ना, अच्छा, और कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, फिर भी खुद ढूंढ सकते हैं। अच्छा, खुद जब घूम रहे होंगे तो वो खुद घूम भी किसी अकल से रहे होंगे। अगर आपने पहले आपने उस जगह से गुजर के राइट जाना था और आपको पता है कि अल्टीमेटली राइट जाना है, तो आप किसी अल्टरनेटिव सड़क से जाएंगे तो लेफ्ट 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 नहीं होते जाएंगे, फिर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन कर रहे होंगे ना। अब ये तभी होगा अगर आपने सिर्फ उस गली को याद करने की बजाय कुछ डायरेक्शंस भी सोची होंगी
जब ये भी सोचा होगा, इसका ओवरऑल ध्यान भी किया होगा कि ओवरऑल कहां तक किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये जो आपकी क्लास वर्क की मेहनत है, होमवर्क की मेहनत है, टेस्ट है, ये पूरा सिस्टम है और ये सारा लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है। हर सवाल में कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। ठीक है, तैयार हैं या बस दिमाग बंद करके बस मैं कर दूं बोर्ड पे सवाल? तैयार हैं जी। सवाल पढ़ के नहीं समझ आया कोई बात नहीं, जितना टूटा फूटा समझ आया उसी से कुछ ना कुछ हल निकाल लेते हैं। पहले बात करते हैं सवाल की रिक्वायरमेंट पे। सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि इवैल्यूएट द अबव ऑप्शंस। अच्छा, किस बात की ऑप्शंस? चले वापस ऊपर आते हैं। ऑप्शन 1 से ऊपर वाला पैराग्राफ, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होती है? डायरेक्ट लेबर और एफओएच। द मैनेजमेंट इज करंटली इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएट करने का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएट, असेस करना, उसको न्यूमेरिकली असेस करना, उसके फायदे नुकसान देखना। इवैल्यूएट वेरियस वेज इंसेंटिव प्लान्स। द प्रोडक्शन मैनेजर हैज सजेस्टेड द फॉलोइंग ऑप्शंस। इस पैराग्राफ की अंग्रेजी ना समझ आई हो, प्रोडक्शन एफिशिएंसी बेहतर करने के लिए और कन्वर्जन कॉस्ट कम करने के लिए मैनेजमेंट चाह रही है कि मुख्तलिफ इंसेंटिव प्लान्स लाए। मैनेजर ने फॉलोइंग ऑप्शंस बताई हैं। वापस रिक्वायरमेंट पे, इवैल्यूएट दी अबव ऑप्शंस। कौन सी ऑप्शंस? वो जो दो ऑप्शंस बताई हैं। इन कंट्रास्ट विद द एग्जिस्टिंग स्कीम। इसका क्या मतलब हुआ? जो अभी एग्जिस्टिंग चल रहा है उससे मुकाबला करके बताना है। एंड एडवाइज द मैनेजमेंट अबाउट द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ 40,000 फुटबॉल। तो सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन कैसे फैसला होगा? जो सबसे सस्ता हो। तो रिक्वायरमेंट से पता चल रहा है कि बनाने 40,000 फुटबॉल ही हैं। अब 40,000 फुटबॉल बनाने के लिए 3 ऑप्शंस हो गई। 3, एक जो अभी एग्जिस्टिंग चल रहा है, एक मैनेजर ने जो ऑप्शन 1 कही है और एक जो मैनेजर ने ऑप्शन 2 कही है। और इन तीनों में से जो सबसे सस्ती चीज होगी वो ही मोस्ट इकोनॉमिकल होगा। एग्जिस्टिंग क्या है? ये ऊपर वाला पैराग्राफ टेबल और उसका दूसरा पैराग्राफ है, इसको भी समझाते हैं। चले एग्जिस्टिंग भी देखते हैं। ZL मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाइज फुटबॉल्स फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। अच्छा चलो ठीक है, ये तो सलाम दुआ हो गई। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द कंपनीज रिकॉर्ड्स। इनमें सबसे पहले नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स हो गए, नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर मंथ, ये क्या चीज है? स्टैंडर्ड, ये वो है वो जो बस यही सुनना था। वर्ड स्टैंडर्ड को अगर पकड़े रखेंगे तो आपको लगेगा शायद ये वो स्टैंडर्ड है जो स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स लेते हैं। ये स्टैंडर्ड आवर्स जो है ना, ये वर्ड सिर्फ स्टैंडर्ड एक अंग्रेजी के वर्ड के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। बिजनेसेस कई चीजों के जो फैसले करके पॉलिसीज बना लेते हैं, वो स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। जैसे अगर ये कॉलेज ने पॉलिसी बना ली कि क्लास 1.5 घंटे की हुआ करेगी, कॉलेज ने पॉलिसी बना ली कि सुबह 7 से लेकर 4 तक क्लासेस हुआ करेंगी, तो ये कॉलेज ने स्टैंडर्ड सेट कर लिया। तो अगर ऑफिस के अंदर ये रूल बना लिया गया कि 9 to 5 वर्किंग आवर्स हैं, तो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर लिया। तो ये नॉर्मल वर्किंग आवर्स बताए हुए हैं। अब यहां पर अगर वर्ड स्टैंडर्ड पे जिद रखेंगे तो आपको लगेगा शायद ये वो स्टैंडर्ड आवर्स हैं, तो फिर कहां यूनिट से लिंक किया है इसको? बस इतना कहा है पर मंथ बस। तो ये नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं। तो वर्ड स्टैंडर्ड, अब देखें यहां पर एक डिफरेंट तरीके से यूज हुआ। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि अगर कुछ नई चीज भी मिल जाए तो उसको आपने ना सिर्फ उस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना, पूरे सवाल के कॉन्टेक्स्ट में देखना है। तो अब यहां वर्ड स्टैंडर्ड जरूर है, लेकिन जिस तरह से जुमला लिखा है, कहां यूनिट्स के साथ लिंक किया है इसको? नहीं। तो ये नॉर्मल ऑफिस आवर्स दिए हुए हैं, जैसे पहले रोज के 8 घंटे, वीक के 40 घंटे, ये उस तरह से दिया हुआ है। तो ये नॉर्मल ऑफिस आवर्स हैं। एक्चुअल आवर्स पर यूनिट, ये क्या चीज है? एक यूनिट बनाने पे अभी इतना टाइम लगता है। स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर पर आवर, ये बेसिक वेज रेट है। आप देखें, आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर बड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा मिला, ये वेज रेट है। ये स्टैंडर्ड रखा हुआ है, हर वर्कर को इतने ही पैसे दिया करते हैं, तो ये बेसिक वेज रेट बताया हुआ है। अभी मैंने वेरिएबल और फिक्स्ड के चक्कर में तो आपको नहीं डाला था OAR के वाले से। वेरिएबल के वर्ड को अगर फिलहाल छोड़ भी दें तो ये OAR है, ओवरहेड रेट पर लेबर आवर, तो ये OAR है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, तो एग्जिस्टिंग अभी ये होता है, और मैनेजर ने जो सजेस्ट किया है वो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 है। अच्छा, एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस क्या हो रही है? द कंपनी मैन्युफैक्चर्स 40,000 फुटबॉल्स पर मंथ, हर महीने 40,000 फुटबॉल बनते हैं, और ओवर टाइम पे किया जाता है
75% ओवर एंड अबव द स्टैंडर्ड वेज रेट, बेसिक प्लस, ओवर एंड अबव बेसिक प्लस। और ओवर टाइम दो तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों ठीक हैं। तो ये अभी तक जो बताया ये हो गए एग्जिस्टिंग हालात। एग्जिस्टिंग समरी दोबारा सुनिए। हर महीने 40,000 फुटबॉल्स बनते हैं। हर महीने वर्कर्स 250 हैं हमारे पास जो काम कर रहे होते हैं। ऑफिशियल जो वर्किंग आवर्स हैं वो 200 हैं। ओवर टाइम का रेट बता दिया, बेसिक रेट बता दिया, एक यूनिट पे अभी कितना वक्त लगता है वो बता दिया। और अब आगे कि मैनेजमेंट कंसर्न है कि किस तरह अपने खर्चे कम करे, तो प्रोडक्शन मैनेजर ने आगे 2 मशवरे दिए हैं। तो सवाल में आपको खर्चे कौन कौन से नजर आ रहे हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट में ये तो नहीं लिखा कि वो ऑप्शन बताएं जिसमें लेबर कॉस्ट कम हो, बस कहा है सस्ती ऑप्शन। तो आपको खर्चे सवाल में कितने नजर आ रहे हैं? लेबर भी है और ओवरहेड्स भी हैं। और इसका इशारा इस ऑप्शन 1 वाले पैराग्राफ से ऊपर मिल रहा है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कि वो कन्वर्जन कॉस्ट को कम करने में इंटरेस्टेड है। तो हमें करना अब सवाल में क्या हुआ, फिर 3 अलग अलग ऑप्शंस पे कन्वर्जन कॉस्ट निकालिए। चूंकि बनाने ही 40,000 फुटबॉल हैं, रिक्वायरमेंट में भी लिखा हुआ है, तो टोटल कैलकुलेट कर लें तो भी कंपेयर हो जाएगा, वरना पर यूनिट करके भी कंपेयर हो सकता है। तो चूंकि बनाने ही 40,000 फुटबॉल हैं तो टोटल कंपेयर कर लेते हैं। तो सवाल की अप्रोच प्लानिंग ये हुई, 3 ऑप्शंस पे सॉल्व करेंगे 40,000 फुटबॉल बनाने के लिए, और फाइनल एडवाइस क्या होगी, जिसपे टोटल कॉस्ट सबसे कम आ रही है। अब ये सारी जो कहानी सुनाई, ऑप्शन 1 और 2 की अंग्रेजी मैंने भी नहीं समझाई, वो सॉल्व करते हुए समझाऊंगा। उसकी अंग्रेजी समझाए बगैर, उसकी अंग्रेजी के अलावा बाकी अंग्रेजी और जो मैंने बताया, इसमें कोई मुश्किल परेशानी जी? नहीं, स्टैंडर्ड एक्चुअल नहीं है। हाँ, नहीं, हम बोनस कैलकुलेट करते हुए जब टाइम सेव निकालते हैं तो स्टैंडर्ड को किससे कंपेयर करते हैं? एक्चुअल वो होते हैं कि अगर 8 पर डे है तो बस 8, या अगर उस दिन उसने 11 घंटे काम किया तो बोनस निकालने के लिए एक्चुअल टाइम 11 घंटे को कह रहे होते हैं। ये जो ऊपर नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं ये वो 8 हैं जो रोज के होते हैं। चलें बहरहाल मैं भी सॉल्व करता हूं, तो फिर जो कमी रह जाएगी वो पूछ लीजिएगा जी। क्या जब सवाल में अलग से घंटे बताए होते थे तो वो नॉर्मल 8 घंटों से डिफरेंट भी होते थे। जिस सवाल में मैंने ओवर टाइम नहीं कैलकुलेट करना होता था उसमें मैं बस 8 घंटे ही बताता था। तो अब यहाँ है ओवर टाइम। चले करता हूँ सवाल। अच्छा, और इस सवाल की टाइमिंग क्या है? हम अभी कहाँ पर हैं? ये क्या किसी गुजरे हुए पीरियड की कैलकुलेशन कर रहे हैं? हम अभी किसी पॉइंट पे खड़े हैं और गुजरे हुए महीने की बातें कर रहे हैं या आने वाले महीने की प्लानिंग कर रहे हैं? एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है? अभी इस वक्त जो टोटल वेजेस दी जाती हैं बेसिक और ओवर टाइम प्रीमियम, इसके लिए टोटल आवर्स निकालने पड़ेंगे। देखें अभी इस वक्त टोटल आवर्स कितने लगते हैं? कैसे? एक फुटबॉल बनाने में 1.5 घंटा लगता है, तो 40,000 बनाने में ये अभी इस वक्त जो टाइम लगता है ये वो है। नॉर्मल ऑफिस आवर्स कितने हैं? कैसे? 250 लोग हैं और 200 आवर्स, तो अभी इस वक्त क्या हो रहा है? फिर 10,000 घंटे ओवर टाइम लग रहा है। ये हो रहा है अभी। तो बेसिक वेजेस हो गई 60,000 इंटू 42, 25200000, और ये हो गया 10,000 31 जी ओवर टाइम 10,000 लग रहा है ना? हाँ
स्टैंडर्ड आवर्स ये वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं। हाँ ठीक है, कैसे ना होता? तो फिर सवाल ऐसा ना होता, फिर डिफरेंट होता। आप इस सवाल को अभी पेपर का समझ के मत करिए, यही तो पिछले 10 मिनट में बोल गए हम यार। अभी आप सीख रहे हैं और ये 10, 20, 25, 30 सवाल करते होंगे, फिर आपको उनमें बहुत सारी चीजें रिटेन होती होंगी। उसके बाद जाके आप फिर रिवीजन करते होंगे, फिर फरवरी में जाके पढ़ेंगे, फिर कहीं पेपर देने के काबिल होंगे। और हो सकता है कोई 10वें चैप्टर में ऐसी चीज पढ़ें जिससे आपके ओवरहेड के कॉन्सेप्ट इंप्रूव हो रहे हैं, वो 12वें चैप्टर में ऐसी चीज पढ़ें जिसपे लेबर के कॉन्सेप्ट इंप्रूव हो रहे हो, तो पूरा कोर्स खत्म होगा, फिर आप बन गए होंगे, तबाही चीज बन गए होंगे आप। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स इस सवाल में, हाँ जनरल नहीं है, मतलब अगर आपके स्टैंडर्ड आवर्स नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते नहीं, ये इस सवाल में ऐसा हुआ क्योंकि स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर मंथ 200 थे, इस वजह से इसको मैंने नॉर्मल वर्किंग आवर्स लिया है। सिर्फ वर्ड स्टैंडर्ड को नॉर्मल नहीं मान लिया मैंने। अगर ये वो वाला स्टैंडर्ड होता जो बोनस के लिए निकालते थे, तो कहीं ना कहीं इसको प्रोडक्शन से लिंक किया जाता है ना, कोई पर यूनिट करके बात की होती, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ है, तो ये नॉर्मल ऑफिस आवर्स है। ये हो गई वेजेस यानी लेबर कॉस्ट, और एफओएच हो गया, एफओएच का रेट पर आर इनटू जी 4-5। तो एग्जिस्टिंग में अभी हमें टोटल कन्वर्जन कॉस्ट पड़ती है ये 733। ये एग्जिस्टिंग है। क्या बात यार, इतने दिन लगा के चैप्टर किया है। OAR दिया हुआ है 75 पर लेबर आर, टोटल कैसे बनाऊं? है OAR क्या? तो पिछले चैप्टर में मशर्ती लुम थोड़ी पढ़ रहे थे यार, कॉस्ट अकाउंटिंग ही पढ़ रहे हैं ना, तो आपस में चीजें अब ये आस्ता आस्ता नॉलेज लेते जा रहे हैं, वो आपस में चैप्टर्स में कनेक्ट हो रहा होगा। इतराज क्या है कि इस चैप्टर में OAR क्यों आया है? वर्किंग में पहले रेट पर और या नंबर ऑफ आवर्स क्या एक्सपेक्टेड क्या यानी पहले 75 इंटू 60,000 करूँ कि 60,000 इंटू 75 को? अरे दो चीजों को मल्टीप्लाई करना है यार, ये ले ऐसे कर ले, कोई बात, मल्टीप्लाई करना है ना, दो फिगर्स मल्टीप्लाई करनी है ना, जो मर्जी पहले मल्टीप्लाई करना। स्टैंडर्ड, आप सवाल दोबारा करो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की तरतीब पूछ रहे हो ना, मल्टीप्लाई करना ना जैसे मर्जी। Existing? Yes, sir. अहमद, मैं अगर मूव कर रहा हूं और जब तक बोलना शुरू नहीं किया या वहां लिखा नहीं, इधर ही रहा करें। नोटेड? Yes, sir. ऑप्शन नंबर 1, मैनेजर ने मशवरा दिया है कि अब टाइम रेट छोड़ें और पीस रेट पे आ जाएं, और 48 रुपए नहीं सॉरी 72
पर यूनिट दे दिया करें, फुल स्टॉप। तो वेजेस कैलकुलेशन के लिए 40,000 इंटू 72, 40,000 कहाँ से आया? बात ये वही 40,000 की चल रही है, क्योंकि रिक्वायरमेंट में ये कहा हुआ है कि 40,000 बनाने के लिए सबसे सस्ती ऑप्शन कौन सी है, तो हर ऑप्शन में 40,000 ही बनाने की बात हो रही है। 288 और ओवर टाइम एफएच 75 इंटू मैंने ऑप्शन 1 का पहला सेंटेंस पढ़ के रोक दिया, इसका मतलब कि अगले सेंटेंस से आंखें तो नहीं बंद करनी। 72,000 आवर्स अब भी 60,000 लगेंगे या चेंज हो जाएंगे? अगले सेंटेंस को पढ़ के क्या लग रहा है कि आवर्स अब भी 60,000, ज्यादा कम चलो नहीं कहता, अब भी 60,000 घंटे में ही 40,000 फुटबॉल बनेंगे या चेंज हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, क्योंकि एफिशिएंसी चेंज हो जाएगी। तो अब इंटू 60,000 तो नहीं कर सकते, हमें नए आवर्स निकालने पड़ेंगे। करें ट्राई, सारे करें सारे ट्राई करें। ऑप्शन नंबर 1 में जो सेंटेंस लिखा हुआ है दूसरा, इसको पढ़ें, समझें, गौर करें। क्या जिंदगी में इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा है पिछले 4-5-6 दिन के अंदर, उस पर गौर करिए और बताइए कि अब ये लोग 40,000 फुटबॉल कितने घंटों में बना लेंगे।
हाँ जी 50,000, 48,000, 72,000, 50, 52, 200, 6, 7, 8, 1 लाख गोली लग रही है इधर। अच्छा 50, 50,000, अच्छा 72,000 वाले बताएं कैसे। 72,000 डिवाइडेड बाय 65। ओह अच्छा 60,000, 78 ऐसे है तो आपने ऐसे किया है? नहीं, जिन्होंने किया है ये क्यों, वजह इसकी? जी जी ठीक है, शाबाश, यही सुनना था। वैसे गलत है, लेकिन आपसे पूछ इसलिए रहा हूँ कि अगर कम से कम दिमाग तो इस्तेमाल करें ना, तो वो फिर कॉन्सेप्ट ठीक करूँ, हैं जी। अच्छा 48 कैसे जी, लेस कर दिया आपने, 48 किया जी, बताइए। इसको डिवाइडेड बाय 65 into 78 65 ठीक है, फिर ये 40,000 आवर्स हैं कि यूनिट्स हैं? यूनिट्स हैं। तो 78 65 से जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आंसर आवर्स में आ गया। आवर्स कैसे बना? अच्छा 48,000 और किसने निकाला? 48 निकाला आपने, कैसे जी? अच्छा हाँ अच्छा अच्छा चलें, और चलें 50,000 कैसे आया? हाँ जी 50,000 इंटू 60,000, 40,000 इंटू 1.5, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ऐसे किया है, अच्छा एफिशिएंसी से ठीक है, $50,000 सही है। और ये स्पेशली मैं पूछ इसलिए रहा था क्योंकि ज़्यादा उम्मीद मुझे 72,000 की थी। जिन्होंने 72,000 लिया ना, वो क्यों लिया होगा? अभी 60,000 है और अभी इस वक्त 65% एफिशिएंसी है, अब वो 78% हो जाएगी। तो यूनिटरी मेथड बेशक नाम से ना पता हो, लेकिन ये क्या होगा कि ये 65 है तो 78 कितना होगा, ऐसे किया ना। हाँ, ये गलत क्यों है वो बताता हूँ आपको भी। अच्छा, जिन्होंने 50,000 को 0.65 0.78 किया है, रीजन, चलो एक रीजन तो पता चली कि आर्ट्स कम हो रहे हैं, और बताया रीजन। 50,000 वाले हैं, अच्छा हाँ, इनवर्स रिलेशन। अच्छा, और जिन्होंने 50 निकाला है उनसे वजह पूछ रहा हूँ जी। जी अच्छा ये आपने 40,000 ऐसे किया, आंसर आ गया 48। अच्छा फिर क्या किया? अच्छा तो क्या बन जाएगा जी? बन क्या जाएगा? ये क्या जो डिवाइड किया, ये क्या चीज है? 1 यूनिट पे अभी कितने घंटे लगेंगे जब? अच्छा
और अच्छा ठीक है। सोचते समझते किया है, क्या कर रहे थे या बस करते जा रहे थे, होता जा रहा था? सोच समझ के, ठीक है। और 50,000 जिसने किया हो, और किस तरीके से सोचा जी? 65 से क्या करके वो वाली बात ये पूछ रहे हैं? ये मैं पूछ रहा हूँ क्यों किया ऐसा? जी, और किसी को कुछ कहना? ठीक है जी। अच्छा, जो इस तरह डायरेक्टली कर सके, उनको ये चीज क्लिक कर गई इन्वर्स वाली, ठीक है, शाबाश। लेकिन मैं आपको इसका ना एक थोड़ा सा लेंथी तरीका बता रहा हूँ, लेकिन अवाम के लिहाज से मैं वो तरीका रिकमेंड करूंगा। हमें इस वक्त ये तो पता चल रहा है कि जितने घंटे पहले लगते थे उतने तो अब नहीं लगेंगे, चेंज हो जाएंगे। ये कैसे पता चल रहा है? एफिशिएंसी चेंज हो रही है। यूनिट्स बहरहाल हमने उतने ही बनाने, वो तो बनाने ही 40,000 है, लेकिन आवर्स हो जाएंगे चेंज। और ऑप्शन 1 में आवर्स चेंज होने का जो हिंट मिल रहा है, जो लिंक बन रहा है, वो एफिशिएंसी के साथ ही कुछ लिंक बन रहा है। इसी से हमें कहीं ना कहीं को अगला हिंट मिलेगा। जैसे अगर किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो अगर जो भी 2-4 हिंट मिले उन तक पहुंचेंगे तो फिर शायद अगले हिंट मिलेंगे। तो ऑप्शन 1 की वर्डिंग से इतना पता चल रहा है कि कहीं बात मिलना, अगला जो हिंट है वो मिलना तो एफिशिएंसी से ही है। अब एक थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला कर रहा हूं, लेकिन आई रिकमेंड कि इस तरह के जो मसाइल एफिशिएंसी चेंज होने के हैं वो आप इस तरह करें, क्योंकि ऐसे क्विकली तो चलो शायद कर लेंगे, लेकिन जो इसकी तरह का सवाल होमवर्क है उसमें शायद ये चीज मुश्किल बन जाए। तो मैं आपको एक प्रोसीजर बता रहा हूं, आई रिकमेंड कि आप वैसे ही फॉलो कर लें तो अच्छा है। लेबर एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम, चले पर यूनिट तो है, और क्योंकि मैं एक्चुअल तो लिखते हैं, लेकिन अभी बात एग्जिस्टिंग की हो रही है कि अभी इस वक्त जितने टाइम लगता है उसके हिसाब से इतनी एफिशिएंसी। ठीक है, वर्ड एक्चुअली है, लेकिन एफिशिएंसी चूंकि चेंज हो रही है, तो मैं कह रहा हूं कि जितना टाइम अभी लगता है, एक्चुअल कह दें उसको, जितना टाइम अभी लगता है उसके मुताबिक अभी एफिशिएंसी इतनी होती है। इनमें से क्या क्या पता है? ये नहीं पता। अभी हमने उनको क्या स्टैंडर्ड दिया ये अभी नहीं पता, यहां से निकाल लें। 0.975, यानी अभी हमने वर्कर को जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है वो 0.975 का दिया हुआ है। अब जब हम उसका वेज रेट चेंज कर देंगे, आवर्स की बजाय यूनिट्स पे ले जाएंगे, तो उससे उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी कि खराब हो जाएगी? बेहतर हो जाएगी। और इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि पहले उसको टाइम के पैसे देते थे तो वो ज्यादा टाइम लगाता था, अब काम के पैसे हैं, बस जल्दी करेगा घर जाएगा, तो अब वो जल्दी काम कर लेगा। तो अब जब एफिशिएंसी रिवाइज हो रही है, तो इनमें से क्या रिवाइज होगा? ये जितना वो लगाता है वो। तो अब मैं इसको रिवाइज कह देता हूं। अब इसमें से क्या क्या पता है? ये पता है 0.975, ये पता है पॉइंट, तो यहां से हमारे पास रिवाइज्ड टाइम आ जाएगा। अब ये चाहिए 1.25। चूंकि रिवाइज्ड आवर्स निकालने थे। अच्छा, आवर्स चाहिए क्यों थे? कर क्या रहे हैं हम ऑप्शन 1 में? 75 पर आर था तो आवर्स चाहिए थे ना, तो हमें वो आवर्स निकालने थे। अब उन आवर्स को निकालने के लिए ये पता है कि 60 तो अब नहीं होंगे, क्योंकि एफिशिएंसी चेंज हो रही है। कितने होंगे पता नहीं, लेकिन रिवाइज्ड आवर्स तक पहुंचने के लिए जो रास्ता मिल रहा है हमें, वो एफिशिएंसी वाला रास्ता मिल रहा है। तो इसलिए एफिशिएंसी वाले फार्मूले में गए ताकि अगला हिंट वहां से मिले, और जब एक बार फार्मूला लिख लिया फिर ये हिंट यहां से मिला है। तो जब लेबर की एफिशिएंसी में चेंज हो रही है, लेबर एफिशिएंसी रेशो इनफैक्ट, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लीजिए। जिन्होंने वो इनवर्स रिलेशन सोच के वन लाइनर कैलकुलेशन कर ली, ठीक है, शाबाश, लेकिन कभी नहीं भी क्लिक करता तो उसके लिए फिर मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया। तो यहां मैं 1.25 लिख दूं,
$50,000 तो FOH होंगे 75 और इस ऑप्शन में टोटल खर्चा होगा 6630 अच्छा, वो ऑनलाइन वाले बच्चे जो क्लास ये सुन रहे हैं 12 नवंबर 3:40 के बाद, तो उनके लिए मैंने अपडेटेड फाइल रख दी हुई है। बाकी लोग क्वेश्चन 9 के सोल्यूशन में आइएगा। क्वेश्चन 9 का सोल्यूशन सबसे आखिरी। पार्ट बी जहां लिखा है पार्ट बी, उससे को 3 लाइनें ऊपर लेबर कॉस्ट फॉर द ईयर, ब्रैकेट में क्या लिखा है 7 × 1 लाख, और आगे अमाउंट क्या है, तो ये 1 लाख नहीं है 65,000 है। यानी अमाउंट आगे ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वो असल में ऊपर से कॉपी किया था ना, तो वो ऊपर वाला 1 लाख ही दोबारा नीचे चेंज करना रह गया। अमाउंट सारी ठीक है, बस ब्रैकेट के अंदर 7 × 1 लाख की बजाय 7 × 65,000। बस ये क्वेश्चन 9 होमवर्क है आपका। इसका ही थोड़ा बहुत मॉडिफाइड वर्जन है। ये क्वेश्चन 9 आपका होमवर्क है। ऑप्शन 1 डन। करे नोट कर लें जी। ये बता दूं। अच्छा, अब जो बात बता रहा हूं वो जिनको ना समझ आए जाने देना। ये वाले सुनो भाई, 72,000 वाले, ये आपने जो किया है ना, वो ये किया है कि अच्छा, मैंने ना बच्चों आपको लोएस्ट बात भी बतानी है और ऊंचे लेवल भी बताना है, और आप लोगों के भी सोचने पे मैं यही कहूंगा कि लिमिट ना लगाएं। अनलेस कि किसी की काबिलियत मुझसे बढ़ गई तो मैं जवाब नहीं दे सकूंगा, वरना आप जितना ऊपर जा सकते हैं, आप जैसे सोच सकते हैं कि ऐसे कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे, जरूर मुझसे पूछा करें। क्लास में ना सही, क्लास के बाहर पूछा करें, लेकिन ये सोच के पूछा करें कि इस टॉपिक पे पीएचडी नहीं करनी, ये सब्जेक्ट भी करना है, बाकी पेपर भी करना है। उनको खराब किए बगैर अगर आप और गहराई में जाना चाहते हैं जरूर जाया करें, जरूर डिफरेंट एंगल से सोचा करें। तो ये जो बात बताने लगा हूं, जिसको ना समझ आए कोई बात नहीं। 72,000 वाले 60,000 को 65 से डिवाइड और 78 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि आपको लग रहा है कि जो 60,000 है ये अभी 65% है, तो फिर 78 क्या होगा, ऐसे ही है ना। ये 65% नहीं है, ये 100% है। इसका जवाब 65 है, इसका जवाब 65% है। 60,000 इनमें से क्या है, ये जो अभी लगता है, जब परसेंटेज का आंसर होता है ना परसेंट, तो डिनोमिनेटर 100 होता है। 60,000 ये है, ये 65 नहीं है, ये 100 है, इसके 65 के बराबर स्टैंडर्ड है, तो ये 65 नहीं है। इसका मतलब है, ऐसे करने का मतलब है कि ये 65 था तो 78 क्या होगा, नहीं ये 65 है ही नहीं, ये 100% है। अब अगर इसको आप 100 मानेंगे, इसका 65 ले लें, ये क्या होगा स्टैंडर्ड टाइम। अब रिवाइज्ड वो होगा जिसका वो स्टैंडर्ड जो निकला है वो उसका 78 हो। दोबारा, ये 100 है, ये 65 नहीं है।
60 डिवाइडेड बाय 65 करने का मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि वो 65 था तो 78 क्या होगा, तो 60,000 65 नहीं था, वो 100 था, 65 ये था। जब आप इसका इंटू 0.65 करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब स्टैंडर्ड तो वही है, लेकिन अब एक्चुअल उतना होगा कि ये उस नए का 78 होगा, तो इसलिए इसको 78 से क्रॉस अप करेंगे तो रिवाइज आ जाएगा। किसी को समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, किसी एक को भी नहीं समझ आया? किसी एक को नहीं? नहीं, दोबारा वाला नहीं था ये, इसके पैसे ले दें। ऑप्शन 2। अच्छा, ऑप्शन 2 की अंग्रेजी थोड़ी मुश्किल सी है, मैं आपको ना उस अंग्रेजी तक ले जाने से पहले एक और मिसाल समझाता हूं। अगर इस मिसाल का एक्सपीरियंस हुआ हो तो आसानी से समझ आ जाएगी, नहीं हुआ हो तो चलो समझा तो मैं रहा ही हूं। एक काम करवाना है कंस्ट्रक्शन का, एक कमरा बनवाना है, लेट से पानी का टैंक बनवाना है। उसके लिए जो मजदूर हायर किए उनसे दो तरह का सिस्टम तय हो सकता है। एक उनसे दिहाड़ी तय हो सकती है, एक उनसे ठेका तय हो सकता है। दिहाड़ी ये होती है कि उनसे पूछा कि कितने दिन का काम है, उसने कहा जी 10, 12, 15 दिन लगेंगे, हमारे 4-5 लोग हैं, 6,000 रुपये दिहाड़ी होगी हमारी। अब हमने उनसे 6,000 दिहाड़ी मतलब पर डे, हमने 6,000 पर डे रेट तय कर लिया। अब टोटल हमारा वर्कर्स का खर्चा कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 6,000 इंटू जितने वो दिन लगाएंगे। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका कहते हैं ठेके का तरीका। वो ये होता है कि वर्कर से पूछा कि भाई तुम बता दो ठेका कितने में करना है। उसने कहा कि 6,000 रुपये हमारी दिहाड़ी है, 10 दिन का ये काम है, 10 दिन इंटू 6,000, 60,000 रुपए तय हो गए। अब ये 60,000 कैलकुलेट कैसे हुए? नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई करके ही हुए, लेकिन बस वो कैलकुलेशन के लिए नंबर ऑफ डेज थे। एक बार 60,000 निकल आया, बस 60,000 निकल आया। अब चाहे वो काम 7 दिन में खत्म कर दें, चाहे वो 70 दिन लगा दें, पैसे उनको 60,000 मिलेंगे। मिसाल समझ आई? ऑप्शन 2 की वर्डिंग, ऑप्शन 2 में मैनेजर कह रहा है कि आप उनको ना एक बोनस। अच्छा देखें, वर्ड बोनस जरूरी नहीं है कि हमेशा टाइम सेव्ड के तरीके से निकलेगा। बोनस इंसेंटिव का एक तरीका है। उन्होंने कहा है कि आप ऐसा करें कि इनके साथ जो रेट तय करें वो पर आवर तय करें। पहले पर आवर रेट कितना है? 42। अब वो कह रहा है कि आप रेट बढ़ा दें, 48 कर दें, लेकिन उनसे कर लें ठेका। अब ये ठेका कहां लिखा हुआ है? ठेका तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन बात ये लिखी हुई है कि 48 पर आवर पे होगा फॉर टोटल आउटपुट, जितने वो यूनिट्स बनाएंगे, यानी 40,000। लेकिन किस तरह? कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड 1.4 आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, फुल स्टॉप। कि हम उनके साथ ये कैलकुलेशन करेंगे कि 1.4 पर यूनिट के हिसाब से जितने घंटे लगने चाहिए, बस उतने घंटे का ठेका। अब उतने घंटे इंटू 48, इतने पैसे देने हैं उनको। अब चाहे वो इतने घंटों में काम कर लें, चाहे इससे ज्यादा लगा दें, चाहे इससे कम लगा दें, उनको पैसे इतने घंटों के ही मिलेंगे। ये है इस पहले सेंटेंस का मतलब। सामने कैलकुलेशन लिखता हूं, फिर दोबारा अंग्रेजी पढ़ लीजिएगा। उनसे ये तय हुआ कि 1.4 पर यूनिट के हिसाब से टोटल आउटपुट के लिए हम तुम्हें इतने पर आवर देंगे, बस। नो अदर पेमेंट विल बी मेड। 26। ये ऑप्शन 2 का पहला सेंटेंस है। इसको फिर पढ़ लें, और ये मतलब निकलता नजर आता है तो ठीक है। थोड़ा सा वो अंग्रेजी या ये कैलकुलेशन, ठेके वाली मिसाल नहीं समझेंगे कभी नहीं, मजदूरी से काम कभी नहीं करा। अच्छा चलें, मिसाल चेंज करता हूं, कॉलेज की मिसाल लेते हैं। कॉलेज ने एक टीचर से एग्रीमेंट किया एक सेशन का, और उनसे कहा कि आपको 40 रुपए पर आवर दे दिया करेंगे, तो आप 40 करोड़ कर लें, ठीक है? तो 40 पर आवर कर लेते हैं, लेकिन
लेकिन कोर्स का ड्यूरेशन जो तय हो रहा है वो ये कि 200 आवर्स का कोर्स है, इसके हिसाब से आपको इसके पैसे मिल जाएंगे। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे कोर्स 170 आवर्स में कंप्लीट कर लें, चाहे 220 आवर्स ले जाएं, पेमेंट ये तय हो गई। अब एक्चुअल आवर्स इससे कम भी हो सकते हैं, काम पूरा हो गया तो कम हो जाएंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो रेम्यूनरेशन तय हुआ है वो इन स्टैंडर्ड टोटल के लिए तय हुआ है। ये यहां पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि वर्कर्स को कहा है कि हम तुम्हें 48 पर आवर देंगे, और वो कैलकुलेट कैसे होगा? कैलकुलेट ऐसे होगा 1.4 आवर्स पर यूनिट के हिसाब से। तो 40,000 फुटबॉल बनाएंगे, 1.4 के हिसाब से कितने बने? 56,000 आवर्स लगाएंगे। अब वो 56,000 लगाएं या 5600 लगाएं या 65,000 लगाएं, पैसे उनको 56,000 के ही मिलेंगे। $40,000 क्या है? 1.4 क्या है? 48 क्या है? नहीं, इसमें आपको मल्टीप्लाई पे एतराज था या क्या? कंफ्यूजन क्या है? हाँ, तो वो ऐसे ही गौर करना है ना चीज़ों पे, बार बार इनके जब भी सवाल करें तो फिर ये गौर भी किया करें कि क्यों मल्टीप्लाई किया। 40,000 यूनिट्स है, 48 रुपीज़ पर आर है, इसको तो 40 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे क्योंकि ये रुपीज़ पर आर है और ये 40,000 यूनिट्स है। 48 पर आर को मल्टीप्लाई करने के लिए टोटल आर्स चाहिए थे, तो हमें इनको आर्स में कन्वर्ट करना पड़ा। वेजेस ओवर टाइम ओवर टाइम के कोई पैसे नहीं देंगे उनको, नो अदर पेमेंट, बस लमसम तय हो गया। अभी पूरा नहीं हुआ। FOH 75 into 56 कैसे? 54 कैसे? 56 54 कैसे? ठीक है शाबाश, 54,000 है अभी। इस सारे काम से ऑफिस वर्किंग आवर्स चेंज हो जाएंगे? नहीं, ये रहेंगे 50। ये जो ऑप्शन 1 है या ऑप्शन 2 है, ये दो इंडिपेंडेंट मशवरे हैं। जब वो ऑप्शन 2 की बात कर रहा है, या चलें पहले ऑप्शन 1 की बात कर रहा था और कह रहा था एफिशिएंसी इससे चेंज होकर यहां तक पहुंच जाएगी, किससे कंपेयर करके बात हो रही थी? एग्जिस्टिंग से। ऑप्शन 2 में कह रहा है कि ओवर टाइम कम हो जाएगा, किससे कम हो जाएगा? एग्जिस्टिंग से। तो एग्जिस्टिंग में ओवर टाइम लगा करता था 10,000, अब ये ओवर टाइम बाय 60% कम हो जाएगा। देखें, उनसे इतने टाइम के पैसे तय हुए हैं, जरूरी है कि वो इतने ही घंटे लगाएंगे, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वो उन्होंने बता दिया कि इतने लगाएंगे कि अब की बार ओवर टाइम 4 होगा। तो ओवर टाइम किससे ओवर? नॉर्मल वर्किंग आवर्स से। तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स से अब इतना ओवर हुआ करेगा, यानी वो कितना टाइम लगाया करेंगे? 54। ये सारा कुछ एग्जिस्टिंग से कंपेयर हो रहा है ना। तो 10,000 पहले ओवर टाइम लगा करता था, अब वो कह रहा है कि जो ओवर टाइम पहले होता था उसमें 60% कमी आ जाएगी, यानी 4,000 रह जाएंगे।
तो वो कितनी देर काम करेंगे कि 4000 ओवर टाइम होगा? 55,000, 54,000। ये कितना है? तो यहाँ 56 क्यों नहीं आया? ऐसे तुमको 56,000 के मिल रहे हैं, लेकिन है तो 56,000 घंटे के पैसे। अगर हमने मजदूरों से तय कर लिया कि 10 दिन का काम है, 6,000 इंटू 10 तुम्हें 60,000 रुपए देंगे। अब वो अगर 12 दिन लगाएं तो हाँ पैसे उनको तो 60,000 देंगे, लेकिन 11वें 12वें दिन वो आएंगे तो क्या बिजली पानी नहीं लगेगा? वो हमारा लगेगा। तो ओवरहेड्स तो हमारे उतने घंटों के आएंगे जितने घंटे वो वाकई काम करेंगे, तो वो 54,000 घंटे काम करेंगे, इसलिए ओवरहेड भी 54,000 के होंगे। सिक्स सेवन और एग्जिस्टिंग कौन सा बेहतर है? नहीं तो वो कह रहे हैं ना कि ओवर टाइम अब 4,000 तक रह जाएगा। इसका रिजल्ट बता रहे हैं कि ओवर टाइम बस अब 4,000 घंटे हुआ करेगा। कंक्लूजन क्या है? कैलकुलेशन करने के बाद किसी कैलकुलेशन वाले सवाल में अगर कोई एडवाइस मांगी है तो उसका भी कोई आधा एक नंबर होगा। ये इजी मार्क्स बच्चे लूज कर जाते हैं। तो अगर कुछ रिक्वायरमेंट में कहा हुआ है कि बताएं, एडवाइस करें, तो वो बताना है और वो भी अंग्रेजी में बताना है। अब कंक्लूजन ये है, वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी की जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है, ऑप्शन 1 इज मोस्ट इकोनॉमिकल। चलें ऐसे करना है जी, ऑप्शन ओवरहेड्स और लेबर नहीं, ओवरहेड्स और लेबर, ओवरहेड और लेबर आया। हाँ ओवरहेड और लेबर है। अच्छा वो डबल एंट्रीज वाला शुरू करना था। नहीं कल से प्रोसेस शुरू कराना है मैंने। अभी कोई क्लास है? तो चलें 10-15 मिनट दे दें, जिसने जाना चला जाए। क्वेश्चन 9 होमवर्क है इसका।
इस चैप्टर की हेडिंग ये दें, फिर इसके बताता हूँ क्या लिखना है आगे। कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन है। कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन। और इसके बारे में अपने अल्फाज में एक बात ये लिख लें कि ये चैप्टर हम अभी नहीं कर रहे, ये चैप्टर कराना बाद में है। मैंने सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन में कुछ एंट्रीज बतानी है आपको, फिर मैं वो एंट्रीज प्रोसेस कॉस्टिंग में इस्तेमाल करूंगा, इसलिए मैंने इस चैप्टर का सिर्फ ट्रेलर दिखाया। बाद में हम इसको पढ़ेंगे डिटेल से। अपने लेक्चर नोट्स में इसका जिक्र ले आए ना, ताकि आपकी एक तरतीब चल रही है कि हमने क्या क्या कब कब कैसे कैसे पढ़ा था। तो चैप्टर 5 की हेडिंग दे लें और बस इतना लिख लें कि ये मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चैप्टर का। प्रोसेस कॉस्टिंग मैंने असल में शुरू करना है, उसके लिए ये जरूरी था इंट्रोडक्शन। अदरवाइज इस ऑफिशियली इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे बाद में। है जी, प्रोसेस कॉस्टिंग में होंगी ये यूज। वैसे तो ये चैप्टर फालतू से चैप्टर है, लेकिन अब कीमती चैप्टर्स निकलने के बाद फालतू वालों को भी इज्जत मिल सकती है, तो इसलिए इसको करेंगे हम। और वो इंट्रोडक्शन समझ लें और जो नोट्स आप कॉपी से लाए हैं वो सामने रख लें। अच्छा, ऑनलाइन वालों के लिए ये जो मैं नोट्स जिनकी बात कर रहा हूँ, ये मैंने चैप्टर 5 कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन के नाम से ही सेक्शन बनाया होगा। जो जैसे जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग आता जाएगा वो नीचे चला जाएगा सेक्शन, लेकिन आपको ये नोट्स इस नाम के सेक्शन में मिलेंगे, वहां से देखिएगा ये नोट्स। बिल्कुल शुरू में जब वो वेरिएबल फिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था, तो रॉ मटेरियल स्टोर से आगे चीजें कहाँ प्रोडक्शन प्रोसेस में जाती हैं, फिर यहां से आगे फिनिश गुड में जाती हैं। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। अब प्रोसेस में 3 4 5 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकते हैं। इस स्टोर की एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए जो अकाउंट बन रहा होगा वो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है। ये मैं आपको एक चैप्टर में बता चुका हुआ हूं। इस सारे मामले को हैंडल करने के लिए बन रहा होता है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। और जब ये चीजें बन के आगे जाती हैं तो वो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है। ये इन्वेंट्री के 3 अकाउंट्स चल रहे हैं। जब रॉ मटेरियल खरीद के स्टोर में आएगा तो इसमें डेबिट आएगा, परचेजेस इसमें डेबिट होंगी, और अगर परचेज रिटर्न है तो रिवर्स हो जाएंगी। पहली 2 एंट्रीज देख लें, उस चैप्टर के नोट्स में पहला पेज, बस बाकी पेजेस नहीं देख रहे अभी हम, सिर्फ पहला पेज, पहली 2 एंट्रीज देख लें। ये हम कर चुके हुए हैं पहले, इनफैक्ट ये 5 बता चुका हूं मैं। ये जो मटेरियल के नाम से मैंने 5 एंट्रीज लिखी है ना, ये मैं आपको 5 बता चुका हुआ हूं। मटेरियल खरीद के स्टोर में आएगा, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, कैश या सप्लायर क्रेडिट, पहली एंट्री। वापस करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। फिर ये मटेरियल स्टोर से निकल के प्रोडक्शन प्रोसेस हो जाएगा। फिजिकली वो मटेरियल तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में ही जाएगा, लेकिन मैं भी यहां पर फिजिकल तस्वीरें नहीं दिखा रहा आपको, टी अकाउंट बता रहा हूं। तो जब यहां से मटेरियल इशू होगा, हो सकता है वो डायरेक्ट हो सकता है इनडायरेक्ट हो। अगर वो डायरेक्ट हुआ तो सीधा इस अकाउंट में जाएगा, और अगर इनडायरेक्ट हुआ तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल फिजिकली प्रोडक्शन हॉल में ही जा रहा होगा, लेकिन टी अकाउंट एक एफओएच कंट्रोल नाम का बनेगा, ये फिलहाल उसमें चला जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल सीधा वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में डेबिट, इनडायरेक्ट है। अच्छा, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में डेबिट साइड पे खर्चा चीजें बन रही हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट, जब बन जाएंगी तो ये क्रेडिट फिनिश गुड। कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन के कॉस्ट कैसे अकाउंट में फ्लो करती हैं। मटेरियल खरीदना इस अकाउंट में आएगा, जब इश्यू होगा यहां से वहां चला जाएगा। चीजें बन रही होंगी, खर्चे हो रहे होंगे, वर्क इन प्रोसेस में डेबिट वो खर्चे आ रहे होंगे। जब चीजें बन जाएंगी वो सारे कॉस्ट लेके फिनिश गुड में चली जाएंगी, यहां क्रेडिट यहां डेबिट। बिक जाएंगी
यहाँ क्रेडिट और वहां कहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेबिट, तो ये कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन है। मटेरियल हो गया, ये पांचों एंट्रीज पढ़ने बताएंगी आपको, पांचों एंट्रीज देख लीजिए, ये मैं बता चुका हुआ हूं। अगर कोई मटेरियल वेस्टेज भी है तो वो यहाँ स्लैब वाली P&L में, और नॉर्मल है तो यहाँ। पांचों एंट्रीज ओके। फिर जो कल पढ़ा था, कल परसों, फिजिकल काम रॉ मटेरियल है, फैक्ट्री है जिसमें मटेरियल फिजिकली मशीनों में जा चुका हुआ है, वर्कर्स वहां फिजिकली मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। मैं टी अकाउंट्स बता रहा हूं। एक अकाउंट बनेगा वेजेस कंट्रोल, वो जो शॉपर अकाउंट था। पहला काम क्या हो रहा था, इसमें रिकॉर्डिंग हो रही थी, सारी वेजेस सारी बेनिफिट सब कैलकुलेट करके यहां होंगे रिकॉर्ड, यहां पर आएंगे डेबिट। फिर अगला काम क्या था, शॉपर से निकाल के इनको चार्ज करना था। जब चार्ज करना था तो ये दो तरह के लोग थे, अगर ये डायरेक्ट लोग थे तो वो सीधा यहां चार्ज हो जाएगा, अगर इनडायरेक्ट है तो फिलहाल इस अकाउंट में जाएगा। ये 6, 7, 8 ये तीनों कल बता चुका हूं। एडमिन सेलिंग भी लोग अगर हुए तो चलो वो भी डेबिट आ गया, उनकी भी तनख्वाहें हो सकती हैं। तो ये एंटी 6, 7, 8 देख लें, ये मैं बता चुका हूं। 6, 7, 8 ये अकाउंट कैंसिल, खत्म। मटेरियल लेबर चार्ज वो होगा, इससे रिलेटेड नहीं है। पेबल्स डेबिट कैश क्रेडिट है। मैं यहां पर जो अकाउंट्स ला रहा हूं उनमें उसकी जरूरत नहीं थी बताने की, मैंने क्रेडिटर की पेमेंट की भी एंट्री नहीं बताई ना, तो मैं जहां जो अकाउंट्स बता रहा हूं उनका जिक्र किया बस। 6, 7, 8 एफओएच। वैसे एफओएच में क्या क्या होता है, फैक्ट्री के सारे खर्चे सिवाय अभी तक क्या लिख लिया है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, और बाकी जितने भी ओवरहेड्स हैं जैसे जैसे इनकर होते जाएंगे एक्चुअली एफओएच कंट्रोल में डेबिट होते जाएंगे। एफओएच कंट्रोल डेबिट कैश क्रेडिट, एफओएच कंट्रोल डेबिट कैश क्रेडिट, तो जितने भी अदर्स हैं बाकी सब अदर वो यहां पर आ जाएंगे। अगर ये खर्चे हैं एफओएच कंट्रोल डेबिट कैश क्रेडिट, पे अभी नहीं किया एफओएच कंट्रोल डेबिट पेबल क्रेडिट। फैक्ट्री के एसेट्स में डेप्रिसिएशन भी होती है, वो भी एफओएच का हिस्सा है। एफओएच कंट्रोल डेबिट एक्यूमुलेटेड एप्शन क्रेडिट, ये एंटी नंबर पता नहीं कौन सी 9 बता दी। ये तो कल किया था यार, कल आए थे, मेंटली नहीं थे, ये तो कल पढ़ा चुका हूं टॉपिक यार। ये तो एंटी 9 वर्क इन प्रोसेस में डेबिट साइड पे सारी प्रोडक्शन कॉस्ट आनी है। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जब तक प्रोडक्शन प्रोसेस में है वो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है, तो उनमें जो जो कॉस्ट आनी है वो 3 है। क्या, डायरेक्ट लेबर, और अभी इस वक्त क्या लिख दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल, और तो एफओएच और लिखना है। वो सारा अभी सामान कहाँ रखा हुआ है, तो यहां से निकाल के वहां शिफ्ट करना है, तो एंट्री यहां से हटा रहे हैं तो ये क्रेडिट वर्क इन प्रोसेस डेबिट, ये हमने यहां से यहां चार्ज कर दिया। लेकिन ये जो हम यहां पर जो भी खर्चे लिख रहे हैं वो प्रोडक्शन कॉस्ट हैं, पर यूनिट निकालना होगा तो डिवाइड बाय यूनिट्स कर लेंगे। कभी यूनिट्स कम बन रहे होंगे, कभी ज्यादा बन रहे होंगे। फिक्स्ड ओवरहेड्स की वजह से हमारी पर यूनिट कॉस्ट बहुत फ्लक्चुएट करेगी। इस खराबी से बचने के लिए इधर डेबिट साइड पे एक्चुअल एफओएच नहीं रखे जाते, अप्लाइड एफओएच रखे जाते हैं। अप्लाइड ओएआर इनटू जो भी उसका एक्चुअल एक्टिविटी है। तो जो अप्लाइड एफओएच निकालने सीखे थे वो इसलिए निकाले थे कि प्रोडक्शन कॉस्ट में एक्चुअल की बजाय हम अप्लाइड ले जाएं। तो एफओएच यहां से वहां जाने हैं, एंट्री वर्क इन प्रोसेस डेबिट, लेकिन अमाउंट क्या होगी, अप्लाइड वाली।
तो अप्लाइड FOH कैलकुलेट किए जाएंगे, जो आंसर निकलेगा वर्क इन प्रोसेस डेबिट FOH क्रेडिट। ये एंट्री नंबर 10 है। बस खत्म हो रहा है काम। एंट्री नंबर 10 FOH अप्लाइड इस वर्क इन प्रोसेस में डेबिट साइड पे आएंगे। अगर ये पर यूनिट कॉस्ट खराब होने वाली बात इतनी ज्यादा नहीं भी समझ आई, कोई बात नहीं, अप्लाइड हैं जो यहां पर आएंगे, एक्चुअल नहीं। वर्क इन प्रोसेस के T अकाउंट में कौन से FOH आएंगे? अप्लाइड। आएंगे कहां से? यहां से। वर्क इन प्रोसेस डेबिट और कितनी एंट्री हो गई? 10। 11वीं बताता हूं, उससे पहले ये बन जाएंगी चीजें तो ये सारा खर्चा कहां चला जाएगा? तो जो चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, वो यहां से यहां चली जाएंगी। एंट्री नंबर 12। एंट्री नंबर 12। और जब ये सेल हो जाएंगी तो सेल की एंट्री तो चलो होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट फिनिश गुड्स इन्वेंटरी, ये एंट्री नंबर 13 हो गई। ये सब कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन है। इस T अकाउंट में डेबिट साइड पे अभी क्या है? एक्चुअल FOH। ये सब एक्चुअल हैं, जो एक्चुअली मटेरियल इशू हुआ, जो एक्चुअल इनडायरेक्ट वर्कर्स थे, जो एक्चुअली रिपेयर, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन। और क्रेडिट साइड पे क्या है? अगर ये दोनों फर्क हैं तो डिफरेंस क्या होगा? अंडर या ओवर अप्लाइड। तो इसका जो भी डिफरेंस होगा है तो वो खर्चा ही ना, वो सारा कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज हो जाएगा। तो इस अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, जो भी बैलेंसिंग फिगर निकली वो कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज हो जाएगी। ये है एंट्री नंबर 11। और इन एंट्रीज का सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताना जरूरी था कि कल से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह प्रोसेस कॉस्टिंग, उसमें फिर आगे जाके एंट्रीज होंगी इस्तेमाल। बस ठीक है, अल्लाह हाफिज़।